Renegade Immortal Chapter 655 हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। बाहर से आने वाली ताकतवर कशिश की कुव्वत वैंगलिन के जिस्म को खींच रही थी। दरार का दहाना एक दरिंदे के मुंह की तरह था जो वैंगलिन को निगलना चाहता था। कशिश इतनी ताकतवर थी कि उसके कपड़े और बाल दरार की तरफ खिंच रहे थे। वैंगलिन की जिल्द के नीचे नाहमवार उभार थे। ये उसका खून और गोश्त था जो कशिश की कुव्वत से मुतासिर हो रहा था। वैंगलिन 7 दिन तक लोटस पोजीशन में बैठा रहा। इन 7 दिनों में वो इस जगह पर कशिश की शिद्दत का आदी हो गया। इस दिन उसने अपनी आंखें खोली और एक और कदम उठाया। उसने सीधा दरार के दहाने के 10 फीट के इलाके में कदम रखा। ताकतवर कशिश ने अचानक उसे घेर लिया। वैंगलिन का जिस्म थोड़ा सा झुका, जैसे ना दिखाई देने वाले हाथों का एक जोड़ा उसे घसीट रहा हो। वैंगलिन का एक्सप्रेशन उदास था जब वो आहिस्ता से बैठ गया। उसने कशिश का मुकाबला करने के लिए खुद को दुरुस्त किया। उसके जिस्म में खून का बहाव तकरीबन रुक चुका था। अगर उसके अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ना होती तो उसके जिस्म के बहुत से हिस्से अब तक जख्मी हो चुके होते। अभी भी काफी नहीं है। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा, इससे पहले कि उसने अपने जिस्म के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को रोका। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे दरार से बाहर खींच लिया गया। जिस लम्हे उसका जिस्म दरार के किनारे पर पहुंचा, वैंगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। सातों तलवारें फौरन बाहर उड़ी और उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई। सातों तलवारें तीरों की तरह गिरी और वैंगलिन के गिर्द जमीन में धंस गईं। बिजली की लकीरों ने सातों तलवारों को जोड़ दिया और वैंगलिन को अपनी जगह पर रोके रखा। तलवारों के दरमियान बिजली की मिकदार बढ़ती गई, यहाँ तक कि इसने एक जाल बना लिया जिसने वैंगलिन को घेर लिया। वैंगलिन आहिस्ता से 7 स्टार सॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर बैठ गया। वो पहले ही दरार के किनारे पर बैठा था। सर्द औरा इलाके में फैल गया और कशिश की कुव्वत की तेज सीटी उसके कानों में गूंजी। वैंगलिन की ओरिजिन सोल को कशिश की कुव्वत ने पहले ही पकड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो बाहर खिंचने के आसार दिखा रही है। ताहम इस लम्हे वो रुकावट जो पहले नमूदार हुई थी एक बार फिर नमूदार हुई, जिसने उसकी ओरिजिन सोल को उसके जिस्म के अंदर कैद कर दिया। उसकी ओरिजिन सोल के खिंचे जाने के अलावा स्लॉटर इंटेंट भी जमता हुआ महसूस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बाहर खिंच रहा था। ये स्लॉटर इंटेंट हार्ट ऑफ स्लॉटर से आया था। ये सुर्ख रोशनियों में बदल गया और वैंगलिन की जिल्द के नीचे देखा जा सकता था। काफी देर बाद वैंगलिन की आंखें रोशन हुईं और वो 3 फीट आगे बढ़ा, यहाँ तक कि सातों तलवारें भी उसके साथ हिलीं। कशिश की कुव्वत एक बार फिर बढ़ गई और वैंगलिन की जिल्द के नीचे एक और सुर्ख लकीर नमूदार हुई। ताकतवर कशिश की कुव्वत ने वैंगलिन की सातों तलवारों को घेर लिया, जिससे उन्होंने सॉड हिम्स के झुंके छोड़े। तलवारों के अंदर मौजूद स्पिरिट्स बाहर आईं और एक साथ मिल गईं। वो एक शक्ल में नहीं रही, बल्कि कशिश की कुव्वत का मुकाबला करने के लिए मुसलसल अपनी शक्ल बदलती रहीं। इसके अलावा सातों तलवारों को जोड़ने वाली बिजली क्रैकल हुई जब तलवारें एक दूसरे के मजीद करीब जुड़ीं। सातों तलवारें ऐसा लगता था जैसे वो आगे बढ़ते हुए जमीन के साथ मिल गई हों। जैसे जैसे वैंगलिन आगे बढ़ा, उसकी जिल्द के नीचे ज्यादा से ज्यादा सुर्ख लकीरें नमूदार हुईं। वो घनी हो गई और हर जगह नमूदार हुईं, जिससे उसका पूरा जिस्म सुर्ख हो गया। वहां इतनी सारी सुर्ख लकीरें थीं कि अगर कोई उन सबको गिनने की कोशिश करता तो वो 1 मिलियन होती। बिल्कुल स्लॉटर एनर्जी की मिकदार के बराबर। वैंगलिन की जिल्द के नीचे सुर्ख लकीरें चमकी, लेकिन उसका जहन पुरसुकून था और उसने एक गहरी सांस ली। इस लम्हे वो दरार के किनारे तक पहुंच गया था, लेकिन ये अभी भी स्लॉटर इंटेंट को उसके जिस्म से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं था, सिर्फ उसे जाहिर करने के लिए काफी था। दरार के बाहर अंधेरे की दुनिया को देखते हुए वैंगलिन की आंखें रोशन हुईं। इस रोशनी ने उसे 200 फीट नीचे दीवार से निकली हुई एक चट्टान तक देखने की इजाजत दी। कदीम ट्रांसफर एरे इस चट्टान पर था। खामोशी से कुछ देर हिसाब लगाने के बाद वैंगलिन दरार से बाहर कूद पड़ा। उसका साया बिजली की तरह हिला जब वो सीधा 200 फीट दूर बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ा। 7 स्टार सॉर्ड फॉर्मेशन दरार से बाहर वैंगलिन के पीछे पीछे गया। गढ़े के तह से आने वाली ताकतवर कशिश की कुव्वत फौरन पागलों की तरह बढ़ गई। यहाँ कशिश की कुव्वत लातादाद गुना ज्यादा ताकतवर थी और एक पल में कुछ सुर्ख लकीरें वैंगलिन के जिस्म से बाहर खिंच गईं। जिस लम्हे सुर्ख लकीरों ने वैंगलिन का जिस्म छोड़ा, वो ऐसे हिलने लगीं जैसे जद्दोजहद कर रही हों। ताहम वो सब फौरन सुर्ख धुंध में बदल गईं और गढ़े के तह में गायब हो गईं। उसी वक्त 7 सॉर्ड फॉर्मेशन वैंगलिन के गिर्द तेजी से घूमने लगा। घूमने की रफ्तार इंतहाई तेज हो गई, जिसने एक ताकतवर वॉटेक्स पैदा किया। वॉटेक्स ने एक ढकेलने वाली कुव्वत पैदा की और कुव्वत मजबूत से मजबूतर होती गई। वैंगलिन, जो अभी भी सॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर था, बड़ी चट्टान की तरफ एक कदम बढ़ाया। वो मुकम्मल तौर पर मरकूज था और ध्यान नहीं भटकाना चाहता था। अगर वो एक भी गलती करता तो वो गहरे गड्ढे में खिंच जाता।
आसपास के इलाके में घना सर्द औरा था और कशिश की कुव्वत और भी हैरानकुन थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई बड़ा हाथ दबा रहा हो और नीचे से एक बड़ा हाथ बेरहमी से खींच रहा हो। सीटी की आवाज इस जगह के मालिक की दहाड़ जैसी थी। सेवन सॉर्ड फॉर्मेशन की रफ्तार एक खास हद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पैदा होने वाली कुव्वत कशिश का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। वैंगलिन का जिस्म सॉर्ड फॉर्मेशन के साथ नीचे खिंच गया। इस लम्हे वैंगलिन की आंखें रोशन हुईं और उसके कदमों के नीचे अचानक एक काला साया नमूदार हुआ। ये साया वैंगलिन से करीब से जुड़ा हुआ था और इसने भड़भड़ाना और अपने हाथों से सील बनाना शुरू किया। एक पल में काले साये ने एक ताकतवर तूफान पैदा किया जो कशिश की कुव्वत को एक लम्हे के लिए रोकने के लिए ताकतवर था। ये वैंगलिन और सॉर्ड फॉर्मेशन को विशाल चट्टान की तरफ ले गया। बड़ी चट्टान पर कदम रखने के बाद वैंगलिन ने राहत की सांस ली। सॉर्ड फॉर्मेशन और कठपुतली का मिलाप कशिश की कुव्वत का मुकाबला कर सकता था, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं। वैंगलिन चट्टान पर बैठ गया। उसके पास चट्टान पर मौजूद ट्रांसफर एरे का मुतालिया करने का कोई समय नहीं था, इसलिए उसने सुर्ख लकीरों को अपने जिस्म से बाहर निकालने पर ध्यान मरकूज किया। उसकी आंखें रोशन हुईं और उसने अपना हाथ हिलाया। तूफान अचानक उस कठपुतली में गायब हो गया जो वैंगलिन के साये में छिपी हुई थी। तूफान के गायब होने के बाद सातों तलवारें तेजी से वैंगलिन के गिर्द घूमने लगीं। तूफान के बगैर वैंगलिन ने एक बार फिर नाकाबिले यकीन कशिश की कुव्वत महसूस की। उसने अपने दांत भींचे और उसके चेहरे की रगें फूल गईं। वो इस वक्त काफी खौफनाक लग रहा था। उसके जिस्म से और भी ज्यादा सुर्ख लकीरें बाहर खींच ली गईं। उनमें ऐसा लगता था जैसे जहानत हो, क्योंकि उन्होंने जद्दोजहद की, लेकिन आखिरकार वो सब वैंगलिन के जिस्म से बाहर खींच ली गईं। ये सुर्ख लकीरें सब फटकर सुर्ख धुंध में बदल गईं और गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वैंगलिन पर अचानक सुर्ख बाल उगाए हों, क्योंकि लातादाद मिलती हुई सुर्ख लकीरें उसके जिस्म से जुज़वी तौर पर बाहर खींच ली गई थीं। ये मंजर इंतहाई अजीब था। जैसे जैसे सुर्ख लकीरें एक एक करके बाहर खींची गईं, वैंगलिन के सामने सुर्ख धुंध का आना कभी नहीं रुका। जिस लम्हे सुर्ख धुंध का एक बादल दूर खींचा जाता, दूसरा नमूदार हो जाता। ये बार बार दोहराता रहा। नामालूम वक्त के बाद वैंगलिन की जिल्द अब मुकम्मल तौर पर सुर्ख नहीं रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ जिल्द का रंग जाहिर करने लगी। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और अचानक अपनी आंखें खोलीं। पपिट उसके साये से नमूदार हुई और एक बार फिर तूफान पैदा किया। फिर ये उसे वापस दरार में ले आई। दरार में दाखिल होने के लिए जद्दोजहद करने के बाद वैंगलिन दरार के अंदर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कशिश की कुव्वत नहीं थी। वो कमजोर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी लेट स्टेज एसेंडेंट कल्टीवेटर के खिलाफ 10 दिन और 10 रातें लड़ाई की हो। पिछले कई दिनों में वैंगलिन को कशिश की कुव्वत की ताकत का मुकाबला करना पड़ा। 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को चलाना पड़ा, सुर्ख लकीरों को अपने जिस्म से बाहर निकालना पड़ा और खुद को मुस्तहकम करने के लिए अपने जिस्म के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी साइकिल करना पड़ा। ये सब एक साथ करने से वैंगलिन इंतहाई थक गया। वो जानता था कि अगर उसने जारी रखा तो वो गलती कर सकता है और अपनी तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले आराम करे और जब वो अपनी पीक पर होगा तो वो जारी रखेगा। थोड़ी देर खुद को ठीक करने के बाद वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं। उसने 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कंट्रोल किया और एक बार फिर दरार से बाहर निकला। ये कई महीनों तक चलता रहा। इस दिन वैंगलिन को यहाँ फंसे हुए 4 साल हो गए थे। वो गड्ढे में बड़ी चट्टान पर बैठा था और उसके दाएं हाथ की जिल्द के नीचे एक सुर्ख लकीर थी। कशिश की कुव्वत के तहत सुर्ख लकीर कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि इसने एक नारजामंद चीख मारी जब ये उंगली की नोक से बाहर खींची गई और सुर्ख धुंध में बदल गई। ये उसके जिस्म के अंदर सुर्ख लकीर की आखिरी लकीर थी। जिस लम्हे इसे बाहर निकाला गया, वैंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से जाहिर होता था कि वो कितना थका हुआ था, लेकिन उनमें सर्द मेहरी की झलक भी थी। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। उसने काफी देर तक सोचा और उसकी आंखों में सर्द मेहरी आहिस्ता आहिस्ता छुप गई। फिर उसने अपना सर झुकाया और ट्रांसफर अरे को देखा। एक नज़र देखने के बाद उसने मजीद इस पर तवज्जो नहीं दी और आहिस्ता आहिस्ता आसपास की कशिश की कुव्वत को महसूस करने लगा। कशिश की कुव्वत के साथ मिलने के बाद ही वो कशिश की कुव्वत के अंदर की बारीक तब्दीलियों को महसूस कर सकता था। अगर वो कशिश की कुव्वत के बारे में सीखना चाहता था तो उसे अपनी धुंध खोलनी होगी और इसका मुकाबला नहीं करना होगा। उसे शफ़ाफ बनना था ताकि कशिश उसके जिस्म से गुजर सके। दिन ब दिन, साल ब साल, वैंगलिन 3 साल तक यहाँ बैठा रहा।
7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन अब नहीं घूम रहा था और उसके गिर्द जमीन में धंस गया था। वैंगलिन चट्टान के साथ एक हो गया महसूस होता था। शुरू में कशिश की कुव्वत उसे थोड़ा सा हिला सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया जैसे वैंगलिन शफ्फाफ हो गया हो। कशिश बस उसके जिस्म से गुजर जाती। वक्त गुजरता गया और मजीद 3 साल गुजर गए। कशिश की कुव्वत वैंगलिन के अंदर से बगैर रुके गुजर गई और तह की तरफ बढ़ी। 3 साल पहले की तरह उसके कपड़े और बाल भी कशिश की कुव्वत से नहीं हिले। न सिर्फ उसका जिस्म नहीं हिला, बल्कि उसका जहन भी बिल्कुल नहीं हिला। इन पिछले 6 महीनों में जब वैंगलिन यहाँ बैठा था और कशिश की कुव्वत को अपने जिस्म के तमाम हिस्सों से गुजरते हुए महसूस कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक पुरइसरार हालत में दाखिल हो गया। उसे लगा जैसे वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है। ये इसलिए था क्योंकि वो गायब हो गया था कि कशिश का उस पर बिल्कुल कोई असर नहीं था। ताहम कशिश की कुव्वत अभी भी उसकी ओरिजिन सोल से नहीं गुजर सकती थी। यही वजह थी कि इस पुरइसरार हालत में होते हुए भी वैंगलिन को नामुकम्मल होने का एहसास था। वो कशिश की कुव्वत को अपने जिस्म से गुजरने दे सकता था और अपने जिस्म को कशिश की कुव्वत के साथ एक कर सकता था। ताहम वो इसे अपनी ओरिजिन सोल और शऊर से नहीं गुजरने दे सकता था और वाकई कशिश की कुव्वत के साथ एक नहीं हो सकता था। लेकिन वैंगलिन जल्दी में नहीं था। वो पुरसुकून तरीके से कशिश की कुव्वत को समझता रहा। इस पुरइसरार हालत के तहत उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओरिजिन सोल को बिखरने दिया। मजीद 5 साल पलक झपकने में गुजर गए। वो 15 साल से यहाँ फंसा हुआ था। वो 11 साल से उस बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ था। उसकी ओरिजिन सोल अभी भी मुकम्मल तौर पर बिखरी नहीं थी और कशिश की कुव्वत के साथ मुकम्मल तौर पर एक नहीं हुई थी। वैंगलिन को यहाँ फंसे हुए 17वें साल में उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों ने तगय्युरात यानी वक्त के उतार चढ़ाव की झलक दिखाई और पुरसुकून तरीके से अपने सामने अंधेरे को देखा। मेरे जहन और कशिश की कुव्वत का मिलाप ये नहीं होगा अगर जरा सी भी मुदाखलत हो। कशिश की कुव्वत को समझने और वाकई इसके साथ मिलने के लिए मुझे कशिश की कुव्वत का हिस्सा बनना होगा। एक बार जब मैं कशिश की कुव्वत बन जाऊंगा तो मैं इसके साथ मिल जाऊंगा। वैंगलिन ने सोचा। वो कई साल पहले ही इस पर गौर कर चुका था। ये सुनने में आसान लगता था, लेकिन असल में ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खुद को कशिश की कुव्वत का हिस्सा बनाने के लिए कहाँ से शुरू करे। वैंगलिन पिछले 17 सालों में सीटी की आवाज का आदी हो चुका था। ये सीटी कशिश की आवाज थी। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। नीचे जाओ, इस औरत की आवाज एक बार फिर उसकी ओरिजिन सोल के अंदर गूंजी। वैंगलिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से बिजली निकली। उसने अपना सर झुकाया और अपने नीचे अंधेरे को देखा। उसकी आंखों की रोशनी रोशन से रोशनतर होती गई। जिस लम्हे रोशनी अपने उरूज पर पहुंची, ये अचानक बिखर गई। वैंगलिन 13 साल तक हिले बगैर बैठने के बाद आहिस्ता से खड़ा हुआ और आगे कदम बढ़ाया। उसने इस कदम के साथ किसी स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया। वो एक फानी इंसान की तरह चट्टान से खला में कदम रख रहा था। उसका जिस्म फौरन गड्ढे की तह की तरफ गिरा और उसका साया अंधेरे ने निगल लिया। वैंगलिन का जिस्म तेजी से गिरा और इस दौरान उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कशिश की कुव्वत बहुत से बड़े हाथों की तरह थी जो उसे बेरहमी से नीचे घसीट रहे हों। जैसे ही वो गिरा, ये और भी सर्द हो गया। यहाँ दीवारों पर बर्फ भी जमी हुई थी। वैंगलिन ने इन सब को नजरअंदाज किया। उसका पूरा जहन उस पुरइसरार हालत में डूबा हुआ था। उसके जहन में वाहिद ख्याल कशिश की कुव्वत के साथ मुकम्मल तौर पर एक होना था। कशिश की कुव्वत के साथ मिल जाओ, कशिश की कुव्वत में बदल जाओ, कशिश की कुव्वत बन जाओ। इस लम्हे वैंगलिन की ओरिजिन सोल से लातादाद गरजदार धमाके निकले। कशिश की कुव्वत पागलों की तरह उसके जिस्म से गुजरी और उसकी ओरिजिन सोल के दरमियान से हरकत की। इस लम्हे वैंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं। अगरचे उसका जिस्म डूब रहा था, उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। उसने एक गहरी सांस ली और इस लम्हे उसका जिस्म गिरने से रुक गया। कशिश की कुव्वत उसके जिस्म से गुजरी और अब उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती। उसकी ओरिजिन सोल, उसका गोश्त, उसके बारे में हर चीज कशिश की कुव्वत के साथ मिल चुकी थी। वो कशिश की कुव्वत का हिस्सा था। उसने नीचे देखा और पाया कि वहां कोई तह नहीं थी। वहां एक लामहदूद खाई थी जो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की तमाम जिंदगी को निगल सकती हो। अब निकलने का वक्त आ गया है। मेरे दाव की तीसरी सलाहियत अंडरवर्ल्ड की ताकत है। वैंगलिन ने अपना सर उठाया, यहाँ तक कि वो ऊपर देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। नीचे जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, नीचे जाओ। पहली बार औरत की आवाज में जज्बात थे। Renegade Immortal, Chapter 656.
हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांग लिन रुक गया। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि नीचे जाओ, मुझे नीचे ले चलो। उस आवाज में उदासी और जल्दबाजी थी। वांग लिन सोचने लगा, ये आवाज जो 13 साल से गायब थी, एक बार फिर उसके जहन में गूंजी। उन 13 सालों के दौरान जब वो कशिश की कुव्वत को समझ रहा था, इस औरत ने कभी बात नहीं की थी। ताहम उसके अल्फाज में अब ऐसे जज्बात थे जो पहले वहां नहीं थे। उसने अपने दाएं हाथ से बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और स्क्रोल बाहर उड़ाया। स्क्रोल ने एक नर्म रोशनी छोड़ी और कशिश की कुव्वत का इस पर कोई असर नहीं हुआ। स्क्रोल खुल गया, औरत की पीठ को जाहिर करते हुए। पहली बार वांग लिन ने गौर से स्क्रोल के अंदर वाली औरत को देखा। अगरचे ये सिर्फ एक साया था, लेकिन उसके साये में बेमिसाल नफासत वाले किसी शख्स का औरा था। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि मुझे नीचे ले चलो। मैं इस स्क्रोल को नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम खतरे में नहीं होगे। मैं बस एक नज़र देखना चाहती हूँ। वांग लिन ने सोचा और कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी किसी चीज़ में मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे वहाँ नीचे ले चलो। वांग लिन ने अपना सर झुकाया और नीचे देखा। वहाँ मुकम्मल अंधेरा और इंतहाई ठंड थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। वांग लिन ने अपना सर हिलाया और ऊपर की तरफ जाते हुए मजीद स्क्रोल को नहीं देखा। उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें थी। उसे ऑल सीयर और उनके साथियों के डीमन स्पिरिट लैंड पहुंचने से पहले केव के अंदर की तमाम रिस्ट्रिक्शंस को खोलना था, ताकि वो असली केव में दाखिल हो सके। अगरचे वो नहीं जानता था कि ऑल सीयर और उनके साथी कब पहुंचेंगे, याओ सीशुए के साथ उनकी गुफ्तगू में उसे कुछ सुराग मिल गए थे और ऐसा लग रहा था कि ऑल सीयर और उनके साथी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने से पहले वांग लिन को अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। उसके पास वक्त कम था और तजस्सुस पर ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं था। मजीद ये कि उसे ये यकीनी बनाना था कि ऑल सीयर उसके आर पार ना देख सके, ताकि वो हिफाजत से इस डीमन स्पिरिट लैंड को छोड़ सके। अगर वो एक गलती करता है तो इसकी कीमत उसकी जान होगी। उसके पास बहुत कम वक्त था। स्क्रोल के अंदर की औरत कांप उठी। वो मुड़ना चाहती थी, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाली एक सील थी। चाहे उसने कितनी ही कोशिश की, वो मुड़ नहीं सकी। वांग लिन को ऊपर और ऊपर उड़ते देखकर यहाँ तक कि वो गायब होने वाला था, उसने अपना होठ काट लिया और नरमी से कहा, तुम क्या तुम अपनी ओरिजिन सोल के अंदर वाले बीड की असली तारीख नहीं जानना चाहते? अगरचे उसकी आवाज़ नर्म थी, लेकिन वांग लिन ने उसे वाज़ेह तौर पर सुना। वो अल्फाज उसके जहन में गरजने वाले 10,000 धमाकों की तरह थे, जिसने उसे अचानक रोक दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि उस औरत की टूटी हुई रूह दोबारा जिंदा हो जाए? अगर जो उसने पहले सुना था वो उसके जहन में गरजने वाले 10,000 धमाके थे, तो ये उसके अंदर फटने वाले 1,00,000, 1,000,000, 10,000,000 धमाके थे, जिन्होंने उसकी ओरिजिन सोल को भी हिला दिया। उसकी ओरिजिन सोल, उसकी यादें, उसकी हर चीज़ उस दूसरे जुमले पर अचानक एक खौफनाक सैलाब की तरह फट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान गिर गया हो। यहाँ तक कि वांग लिन की जहनी ताकत के बावजूद वो अपने जिस्म को कांपने से नहीं रोक सका। वो मुड़ा और उसने औरत को देखा। उसकी आंखें किसी वहशी दरिंदे की तरह थी और उनमें अब उसकी 800 साल की कल्टीवेशन का सुकून नहीं था। इस लम्हे क्या ऑल सीयर, क्या केव, क्या ब्लड एंसेस्टर, क्या डीमन स्पिरिट लैंड, इस लम्हे ये सब टूट गया और वाहिद चीज जो मौजूद थी वो औरत पर वांग लिन की मागल नजर थी। तुमने क्या कहा? एक भारी आवाज जो ऐसे लहजे में बोली गई जो वांग लिन से पहले कभी नहीं निकली थी, उसके मुंह से आई। इन 4 सादा अल्फाज ने एक नाकाबिले बयान एहसास जाहिर किया। इस लम्हे, यहाँ तक कि लातादाद सालों से मौजूद कशिश की कुव्वत की चीख भी कमज़ोर होती हुई महसूस हुई। औरत ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें उस बीड की असल बता सकती हूँ। मैं तुम्हें बीड के अंदर की रूह को जिंदा करने का तरीका बता सकती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका भी दे सकती हूँ। वांग लिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस बारे में नहीं सोचना चाहता था कि औरत की बातें सच थीं या झूठ। वो ये नहीं जानना चाहता था कि वो उसके सारे राज क्यों जानती थी। वो ये नहीं चाहता था। जब उसने अपनी आंखें खोली, वो नहीं बोला और उसने एक कदम उठाया, स्क्रोल को पकड़ा और तेजी से गड्ढे की तह की तरफ उड़ा। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा भी इम्कान होता तो वो इसके लिए लड़ता। एक शख्स के पास हमेशा एक ऐसी चीज होगी जहां चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो, उसका सुकून फौरन टूट जाएगा। यहाँ तक कि लामहदूद खतरे का सामना करते हुए, जिंदगी और मौत का सामना करते हुए, उसे अभी भी डटे रहना होगा। वांग लिन अभी भी एक इंसान था। वो कोई बेरहम सेलेस्टियल या बेदर्द खुदा नहीं था। 800 साल से ज्यादा अरसे तक कल्टीवेशन करने के बाद उसका सुकून उसकी हड्डियों में रच बस गया था और उसकी फितरती हालत बन गया था।
वो पुरसुकून तरीके से प्लैनेट सुजाकू को छोड़ सकता था और बेरहमी से ज़ोरू के लिए एक बैग छोड़ सकता था, इस दिन के इंतज़ार में कि वो उसे खोले। वो पुरसुकून तरीके से तमाम दुश्मनों का सामना कर सकता था, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों न हो, वो उसके डाव हार्ट को थोड़ा सा भी हिलाने के काबिल नहीं होंगे। ताहम एक ऐसी ताकत थी जो उसके इस सुकून को कुचल सकती थी। सिर्फ किसी चीज को खोने के बाद ही किसी को एहसास होता है कि वो उसे चाहते थे। सिर्फ किसी चीज को खोने के बाद ही किसी को एहसास होता है कि वो हमेशा उसे संभाल कर रखना चाहते थे। अगर कोई हमेशा पुरसुकून, मांतिकी और मुस्तहकम हो, तो क्या उस शख्स को अब भी इंसान समझा जाएगा? वांग लिन ये नहीं कर सकता था। अपनी आंखों में उदासी के साथ उसने स्क्रोल को पकड़ा और किसी मीटियोर की तरह गड्ढे के नीचे की तरफ बढ़ा। इस लम्हे वो सोचना नहीं चाहता था। वो सच और झूठ में फर्क करने की कोशिश करने को तैयार नहीं था। स्क्रोल के अंदर की औरत ने एक आह भरी और नरमी से कहा, तुम मुतमईन रह सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। मैंने तुम्हें ये सब बताने के लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। वांग लिन कुछ नहीं बोला और उसकी स्क्रोल पर गिरफ्त और भी सख्त हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी स्क्रोल को नहीं बल्कि उम्मीद को पकड़ा हुआ हो। दीवार से आने वाली ठंडक और भी मजबूत थी और कशिश की कुवत ज्यादा थी। एक नामालूम वक्त गुजर चुका था और गड्ढा वाकई बेपाया लग रहा था। चाहे वो कितना ही नीचे क्यों न जाए, वहां सिर्फ अंधेरा था जो हमेशा फैला हुआ लग रहा था। तकरीबन पहुंच गए, तकरीबन पहुंच गए। औरत की आवाज कांप रही थी। इस मकाम पर कशिश की कुवत नाकाबिले तसव्वुर हद तक मजबूत थी। वांग लिन का जिस्म कशिश की कुवत के साथ उड़ा। काफी देर बाद, शायद एक दिन था, शायद एक महीना था, शायद एक साल था, नीचे अंधेरे में एक छोटी राहदारी नमूदार हुई। इस राहदारी में एक विशाल वॉर्टेक्स था। वॉर्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और कशिश की कुवत वॉर्टेक्स से आ रही थी। जो बात पुरअसरार थी वो ये थी कि कशिश की कुवत यहाँ सील महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ कशिश की कुवत का जर्रा बराबर भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वॉर्टेक्स से एक खास फासले के बाद ही कशिश की कुवत अचानक मजबूत हो जाती है। जिस लम्हे वांग लिन ने वॉर्टेक्स को देखा, स्क्रोल के अंदर से एक अजीब कुवत उसके जिस्म में दाखिल हो गई। ताकत उसकी आंखों में जमा हो गई और इस लम्हे उसकी आंखें वॉर्टेक्स को चीरकर अंदर देखने के काबिल थीं। लातादाद कल्टीवेशन प्लैनेट्स के साथ एक सितारों भरा आसमान, ये एक दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। ये है। वांग लिन ने वॉर्टेक्स को देखा और मुतासिर हुआ। इस लम्हे उसने अपना सुकून वापस पा लिया। स्क्रोल के अंदर की औरत ने नरमी से कहा, मेरा आबाई शहर, ऑल हेवन स्टार सिस्टम। Renegade Immortal, Chapter 657. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. All Heaven Star System. वांगलिन की पुतलियां सुकड़ गईं। उसकी यादों में ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। यहाँ तक कि तूसी की यादों में भी इस स्टार सिस्टम के बारे में कुछ नहीं था। स्क्रॉल के अंदर की औरत कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि वो पलटने चाहती है, लेकिन कोई ना दिखाई देने वाली कुव्वत थी जो उसे पलटने से रोक रही थी। घर। वांगलिन ने कुछ देर सोचा। उसने स्क्रॉल को घूरा और कहा, मैं तुम्हें पहले ही इस जगह ला चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। औरत ने एक आह भरी और उसकी रूहानी आवाज आई, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहते हो? वांगलिन ने तेवरी चढ़ाई। उसका एक्सप्रेशन उदास था जब उसने सर्द मेहरी से कहा, कोई दिलचस्पी नहीं। औरत हैरान रह गई। उसने एक कड़वी मुस्कुराहट दिखाई और कहा, बहुत अरसा पहले एक पुरअसरार डोमेन हुआ करता था। ये जगह दुनिया भर के कल्टीवेटर्स की मुकद्दस सरजमीन थी। नहीं, पूरी कायनात की। इसे सेलेस्टियल डोमेन कहा जाता था। सेलेस्टियल डोमेन के बारे में बहुत सी अफवाहें वक्त के दरिया में गायब हो चुकी हैं। किसी को ये भी यकीन नहीं कि ये सेलेस्टियल डोमेन वाकई मौजूद था या नहीं। ताहम एक अफवाह अभी भी बाकी है। अफवाह ये थी कि सेलेस्टियल डोमेन ने कल्टीवेटर्स को छोड़ दिया और इस कायनात से चला गया। जो कुछ बचा था वो सिर्फ 4 सुरंगें थीं जो सेलेस्टियल डोमेन से जुड़ा करती थीं। लातादाद सालों बाद वो 4 सुरंगें ऐसी जगहें बन गईं जहां आला दर्जे के कल्टीवेटर्स को जाना पड़ता था और वो सेलेस्टियल रेल्म बन गईं। ये 4 सेलेस्टियल रेल्म्स तरतीबवार हवा, बारिश, गरज और बिजली हैं। इन 4 सेलेस्टियल रेल्म्स में से हर एक के नीचे एक मुतल्लिक स्टार सिस्टम है। मेरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के ऊपर थंडर सेलेस्टियल रेल्म है।
हेवन डिफाइंग बीड अलायंस स्टार सिस्टम से ताल्लुक नहीं रखती। ये पहली बार मेरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में नमूदार हुई थी। कोई नहीं जानता कि बीड कैसे नमूदार हुई थी, लेकिन जब ये आई तो ऑल हेवन स्टार सिस्टम के तमाम आला कल्टिवेटर्स ने कदीम सेलेस्टियल डोमेन की मौजूदगी महसूस की। वांगलिन की आंखें तंग हो गईं जब उसने सर्द महरी से स्क्रॉल को देखा, लेकिन वो बोला नहीं। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि कदीम सेलेस्टियल डोमेन की एक झलक ने तमाम कल्टिवेटर्स को पागल कर दिया था। ताहम आखिर में ये बीड पुरअसरार तौर से गायब हो गई। लातादाद सालों बाद हमें कुछ सुराग मिले। किसी वजह से ये बीड अलायंस स्टार सिस्टम के रेन सेलेस्टियल रेल्म में नमूदार हुई। उसकी आंखों में सर्द महरी की एक झलक आई जब उसने ऊपर इशारा किया और कहा, वो तुम ही थी जिसने ट्रांसफर अरे लगाया था। स्क्रॉल के अंदर की औरत ने अपना सर हिलाने से पहले काफी देर तक सोचा, फिर नफी में सर हिलाया। मैं यहाँ से अलायंस स्टार सिस्टम में दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन वो ट्रांसफर अरे वाकई ऑल हेवन स्टार सिस्टम के कल्टीवेटर ने बनाया था। वो ट्रांसफर अरे अब काम नहीं करता जब तक कि ऑल हेवन स्टोन ना हो। एक सेलेस्टियल जेड भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकती। मैं हेवन डिफाइंग बीड के बारे में जो कुछ जानती थी वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। जहाँ तक अंदर की रूह का ताल्लुक है, मेरे एंसेस्टर यकीनन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम मुझे ऑल हेवन स्टार सिस्टम वापस ले जाओ और मुझे घर पहुँचा दो तो मैं यकीनन एंसेस्टर से अंदर की रूह को जिंदा करने में तुम्हारी मदद करने का कहूंगी। वांगलिन की नज़र सर्द थी जब उसने औरत को काफी देर तक घूरने के बाद अपनी नज़र हटा ली। जिस लम्हे उसने ऑल हेवन स्टार सिस्टम को देखा था, उसने अपना सुकून वापस पा लिया था। औरत ने जो कुछ कहा वो वाज़े तौर पर उसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम की तरफ लालच देने के लिए था। वांगलिन ने पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम ऑल हेवन स्टार सिस्टम के किस सेक्ट से ताल्लुक रखती हो? ऑल हेवन स्टार सिस्टम तुम्हारे अलायंस स्टार सिस्टम जैसा नहीं है। वहाँ कोई सेक्ट्स नहीं है, सिर्फ कल्टीवेशन फैमिलीज हैं। मेरा खानदान प्लैनेट डोंगलिन पर सियांग खानदान है। वांगलिन सोचता हुआ लगा। एक लम्हे बाद उसने कहा, मुझे डर है कि मैं अपनी मौजूदा कल्टीवेशन लेवल के साथ इस वॉर्टेक्स से नहीं गुजर सकता। अंदर वाली औरत ने अपना सर हिलाया और नरमी से कहा, तुम्हारे पास हेवन डिफाइंग बीड है, इसलिए तुम्हें यकीनन गुजरने के काबिल होना चाहिए। उसकी आंखों में सर्द महरी की एक हल्की सी झलक थी। चूंकि ये औरत इतनी पुरएतमाद थी, इसने जरूर बहुत सी चीजें छुपाई होंगी। वांगलिन ने औरत के साथ मजीद वक्त जाया नहीं किया। उसके दाएं हाथ ने आगे बढ़कर स्क्रॉल को पकड़ा और हरकत की। वो वॉर्टेक्स से नहीं गुजरा बल्कि ऊपर की तरफ उड़ा। स्क्रॉल के अंदर की औरत ने फौरन कहा, तुम बीड के अंदर की रूह को जिंदा नहीं करना चाहते? वांगलिन बाहर निकलते हुए खामोशी से सोचता रहा। उसने अपनी ओरिजिन सोल फैलाई जिसने उसे कशिश की कुव्वत के साथ मिलने में मदद की, और ऊपर की तरफ उड़ा। रास्ते में औरत ने चाहे जो कुछ कहा, वांगलिन ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। एक नामालूम वक्त के बाद वांगलिन बड़ी चट्टान पर पहुंचा। बड़ी चट्टान के आर पार दरार थी। वो चट्टान पर उतरा और एहतियात से ट्रांसफर अरे को देखा। उसकी ओरिजिन सोल ने उसके पांव के जरिए चट्टान में बिजली भेजी। चट्टान से फौरन कड़कने की आवाजें आईं जब बिजली इसमें से गुजरी। फिर एक धमाके के साथ चट्टान मलबे में टूट गई और कशिश की कुव्वत ने उसे खींच लिया। इस बड़ी चट्टान के बगैर ये जगह इस गड्ढे की हर दूसरी जगह जैसी हो गई। वांगलिन ने स्क्रॉल पकड़ा और 200 फीट दूर दरार में दाखिल हो गया। इस जगह दाखिल होने के बाद वांगलिन ने अपना हाथ हिलाया और स्क्रॉल दीवार के अंदर गहराई में घुसा दिया। उसकी आंखें सर्द हो गईं और उसके हाथ ने बहुत सी सील्स बनाई। फिर लातादाद रिस्ट्रिक्शन स्क्रॉल के गिर्द उतरी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी मदद के बगैर तुम्हारी हेवन डिफाइंग बीट के अंदर की रूह जिंदा नहीं की जा सकती। स्क्रॉल से औरत की परेशान आवाज आई। आवाज सील। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं और उसका हाथ तेज से तेजतर हो गया। लातादाद रिस्ट्रिक्शंस ने तकरीबन पूरी दरार को ढक लिया। उसने ऊपर उड़ते हुए स्क्रॉल को चेक किया था और जानता था कि वो इसे तबाह नहीं कर सकता। ताहम अंदर की औरत उसके बहुत सारे राज जानती थी। चूंकि वो उसे मार नहीं सकता था, इसलिए बेहतर था कि उसे हमेशा के लिए सील कर दे। वैंगलिन, मेरे बगैर तुम्हारी बीट के अंदर की रूह कभी जिंदा नहीं हो सकेगी। स्क्रोल से आती हुई वहशी आवाज किसी भूत के रोने जैसी थी। वैंगलिन का एक्सप्रेशन उदास था और उसका हाथ और भी तेजी से हिला। वहशी आवाज आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती गई, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। ये सील करने का अमल कई महीने तक चला। इस दौरान वैंगलिन कभी नहीं रुका। लातादाद सील्स ने मिलकर एक खौफनाक सील बनाई। कई महीने बाद वैंगलिन ने एक कदम पीछे लिया और ऊपर की तरफ उड़ा। उसकी आंखों में सर्द महरी की एक झलक थी। जब उसका दायां हाथ दरार पर लगा, दरार फौरन टूट गई, जिसने स्क्रोल को केव के अंदर गहरा दफन कर दिया।
बाहर से इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं लग रहा था। किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ एक स्क्रोल के अंदर एक औरत सील है। अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो वो कशिश की कुव्वत का मुकाबला करने में इतने मसरूफ होंगे कि उन्हें इस दीवार को चेक करने की जहमत गवारा नहीं होगी, जो हर दूसरी दीवार जैसी लग रही थी। सील करना खत्म करने के बाद वो फौरन नहीं गया, बल्कि फासले पर रुका और खामोशी से इंतजार करता रहा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। कई दिनों बाद वहां से एक हल्की सी तब्दीली महसूस हुई, जहां स्क्रोल सील था। जिस लम्हे तब्दीली नमूदार हुई, वैंग लिन, जो कुछ फासले पर था, उसने अपनी आंखें खोली और एक सर्द मुस्कुराहट दिखाई। उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसके पीछे से अचानक एक काला साया नमूदार हुआ। ये साया सीधा उस जगह की तरफ बढ़ा जहां दरार थी। सील। वैंग लिन ने एक दहाड़ मारी और सेलेस्टियल गार्ड के हाथ ने एक सील बनाई। एक ताकतवर सील फौरन सेलेस्टियल गार्ड के हाथ पर नमूदार हुई और तब्दीली पर दब गई। वैंग लिन को धुंधले तौर पर एक दर्दनाक करह सुनाई दी। फिर उसकी आंखें रोशन हो गईं और सेलेस्टियल गार्ड के साथ मिलकर उन दोनों ने दरार की गहराइयों में लातादाद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये खत्म करने के बाद वैंग लिन ने सेलेस्टियल गार्ड को वापस लिया और खामोशी से इंतजार करने लगा। कई महीने बाद वो तब्दीली एक बार फिर नमूदार हुई और उसके लिए एक और मुकम्मल सीलिंग का इंतजार था। 3 बार ऐसा होने के बाद वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और मजीद इंतजार नहीं किया, बल्कि सीधा ऊपर उड़ गया। उस स्क्रोल के अंदर की औरत शायद बहुत ताकतवर है, लेकिन वो स्क्रोल के अंदर सील है। मुझे डर है कि उसके पास फरार होने का मौका ही नहीं था। ताहम उस वक्त उसने तीसरे एंसेस्टर का स्पेल जज्ब कर लिया था और कुछ ताकत हासिल कर ली थी। मैंने चेक नहीं किया था, इसलिए इन सालों में उसने मेरे बहुत से राज जान लिए हैं। अगर टाइड एबिस की खास सूरत हाल ना होती तो मुझे डर है कि वो कभी बात न करती। इसके बजाय वो ठीक होने तक खामोशी से इंतजार करती रहती। अगर मैं एक छुपा हुआ खतरा अपने पास रखता हूँ तो ये मुस्तकबिल में यकीनन मुझे मुतासिर करेगा। उसके जरूर कोई खुफिया मकासद होंगे। उसने जो कुछ कहा उसका सिर्फ 30% हिस्सा सच था, लेकिन ऑल हेवन स्टार सिस्टम जाली नहीं होना चाहिए, वरना वो मुझे वहां ले जाने को न कहती। वैंग लिन की आंखें रोशन हुईं जब वो ऊपर की तरफ तैर रहा था। यहाँ कशिश की कुव्वत बहुत ताकतवर थी। अगरचे वैंग लिन कशिश की कुव्वत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वो अब भी ऊपर की तरफ हरकत को रोकने वाले दबाव को महसूस कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। 7 स्टार स्वर्ड फॉर्मेशन बाहर उड़ा और उसके जिस्म को घेर लिया। फॉर्मेशन ने उसे ऊपर उड़ने में मदद के लिए एक ताकतवर धकेलने की कुव्वत पैदा की। प्लैनेट डोंग लिन पर खांगयांग खानदान। अगरचे इस खानदान का उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, तब भी मुझे उसकी शनाख्त के बारे में कुछ सुराग मिलने चाहिए। चूंकि उसने कहा था कि उसके खानदान के एंसेस्टर वैन आर को जिंदा कर सकते हैं, तो ये चेक करना बेहतर है कि ये सच है या नहीं। उस स्क्रोल के मेरे पीछे ना होने की सूरत में अगर मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम चला भी जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास हेवन डिफाइंग बीड है। आखिरकार ये डीमन स्पिरिट लैंड खतरात से भरी हुई है और ऑल सीयर और उनके साथी किसी भी वक्त आ सकते हैं। एक बार जब वो आ जाएंगे तो हमारी मुलाकात नागुज़िर होगी। उन कल्टीवेटर्स का सामना करते हुए जिनकी कल्टीवेशन लेवल्स का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं उनका मुकाबला करने से कासिर रहूंगा। जैसे ही वैंग लिन ऊपर उड़ा, उसकी आंखें सर्द हो गईं। ताहम चूंकि आखिरी टोकन मेरे हाथ में है, वो मेरे बगैर असली केव में दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो डीमन स्पिरिट लैंड आ भी जाएं तो ये बेफायदा होगा। अगर उन्हें ग्रीड से पता चल भी जाए कि टोकन मेरे पास है तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तब तक ऑल हेवन स्टार सिस्टम के लिए निकल चुका हूँगा। एक बार जब मेरी कल्टीवेशन लेवल इस हद तक बढ़ जाएगी कि मैं ऑल सीयर और उनके साथियों के बराबर हो सकूंगा, तब मैं वापस आकर इस केव का राज ढूंढ सकता हूँ। वैंग लिन की आंखें रोशन थीं। ताहम इससे पहले कुछ मामलात हैं जिनसे निपटना जरूरी है। मेरे जाने के बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं कब वापस आ सकूंगा। वैंग लिन ने एक आह भरी। 7 स्टार स्वर्ड फॉर्मेशन का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। वैंग लिन के पीछे साया नमूदार हुआ और सेलेस्टियल गार्ड ने एक तूफान पैदा किया, जिससे वैंग लिन की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई। वो गड्ढे के दाखिली रास्ते के करीब से करीबतर होता जा रहा था। गड्ढे के दाखिली रास्ते के बाहर मच्छरों के एक बड़े झुंड ने दहाड़ मारी। पर्पल मच्छर की पहले से बुझी हुई आंखें अचानक रोशन हो गईं। फिर वो अचानक बाहर निकला और रास्ते में आने वाले अपने कुछ साथियों को एक तरफ धकेल दिया।
उसने गड्ढे में घूरा और तेज चीखों के झोंके छोड़े। उसकी चीखों में खुशी नाकाबिले बयान थी। मच्छर का जिस्म लर्जा जब उसने अपने पर फड़फड़ाए और बिना किसी हिचकिचाहट के बिजली की तरह गड्ढे में चला गया। इस लम्हे हालांकि तमाम मच्छरों ने एक ही वक्त में चीखें मारी, लेकिन वो इस मच्छर को एबिस में नीचे जाने से नहीं रोक सके। जैसे ही वैंग लिन ऊपर उड़ा, उसने फौरन ऊपर से आने वाली दहाड़ों को नोटिस किया। उसने ऊपर देखा और उस मस्कीटो बीस्ट को देखा जिसे उसने एक दहाई से ज्यादा अरसे से नहीं देखा था। जब मच्छर ने वैंग लिन को देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने वैंग लिन के गिर्द चक्कर लगाया, एक ऐसे बच्चे की तरह चीखता रहा जो लंबे अरसे से अपने वालिदैन से दूर था। ये जोश से वैंग लिन के नीचे उड़ा और वैंग लिन को ऊपर ले गया। सेलेस्टियल गार्ड के तूफान की मदद से वैंग लिन सीधा गड्ढे से बाहर उड़ गया। जिस लम्हे वो बाहर आया, वैंग लिन ने राहत की सांस ली। Renegade Immortal, Chapter 658. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। उसके निकल पाने की वजह कशिश की कुव्वत के साथ एक हो जाने के अलावा ज्यादातर 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन और सेलेस्टियल गार्ड की वजह से थी। कशिश की कुव्वत का कमजोर होना भी एक बड़ा किरदार अदा कर रहा था। गड्ढे से आने वाली कशिश नाकाबिले पेशन गोई थी। कभी ये ताकतवर होती और कभी कमजोर। अगर ये उस वक्त होता जब ये ताकतवर थी तो वैंग लिन के फवाइद के बावजूद बाहर आना मुश्किल होता। मच्छर पर खड़े होकर बाहर उड़ने के बाद उसने फौरन हजारों मच्छरों को सुर्ख आंखों से उसे घूरते और घनी दुश्मनी वाली औराज छोड़ते देखा। वैंग लिन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। उस वक्त के मुकाबले में मच्छरों की तादाद कम थी। ग्रीड और जू यी की लड़ाई के दौरान जरूर कोई गैर मुतवक्के तब्दीली आई होगी जिसकी वजह से मच्छरों की तादाद इतनी तेजी से कम हो गई। मुझे बस नहीं मालूम कि आखिर क्या हुआ था। वैंग लिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मच्छर के सर पर अपना हाथ रखा और अपनी डिवाइन सेंस एक्टिवेट की। मुख्तलिफ मनाजिर फौरन वैंग लिन के जहन में चमके। जू यी और ग्रीड की लड़ाई के दरमियान फायर डीमन कंट्री के एग्जिट से एक मर्द और एक औरत कल्टिवेटर उतरे। ये दोनों बस बहुत ताकतवर थे। एक आम सी पकड़ के साथ ग्रीड को पकड़ लिया गया। जू यी को भी आसानी से पकड़ लिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का कोई बुरा इरादा नहीं था। दरहकीकत जिस लम्हे उन्होंने जू यी को देखा, आदमी की आंखों में उदासी और याद माजी की झलक नमूदार हुई। मच्छरों का झुंड मरा नहीं, लेकिन उनमें से अक्सरियत को इस जोड़े ने पकड़ लिया। अगर यह हकीकत न होती कि वैंग लिन के मच्छर ने नोटिस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है और खुद को दूसरे तमाम मच्छरों जैसा दिखाने के लिए एक स्पेल इस्तेमाल किया था, तो ये भी पकड़ा जा सकता था। जब वैंग लिन की डिवाइन सेंस मच्छर से वापस आई तो उसका एक्सप्रेशन उदास था। उसने मच्छर के सर पर थपकी देने से पहले कुछ देर सोचा। मच्छर ने एक दहाड़ मारी और फायर डीमन कंट्री के एग्जिट की तरफ उड़ने के बजाय वो वाटर डीमन कंट्री के दाखिली रास्ते की तरफ उड़ा। अब जबकि वैंग लिन कशिश की कुव्वत के साथ मिल सकता था, कोई भी जगह एग्जिट हो सकती थी। उड़ते हुए हजारों मच्छर पीछे पीछे आए। वो कभी कभार मायूसी और नाउमीदी की चीखें मारते, जैसे वो वैंग लिन के मच्छर को जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। इस दिन वाटर डीमन कंट्री में एक पर्पल रोशनी हवा में निकली। ये मस्कीटो बीस्ट था। वैंग लिन उदास एक्सप्रेशन के साथ मच्छर की पीठ पर बैठा था। पर्पल रोशनी नमूदार होने के बाद 2000 से ज्यादा मस्कीटो बीस्ट्स भी बाहर निकले और उन्होंने वैंग लिन को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। उनकी निगाहें पर्पल मच्छर पर जमी थीं और उनकी चीखें और भी बुलंद थीं। वैंग लिन के मच्छर की आंखों ने फैसला कुन नजर दिखाई जब वो बार बार चीखा जैसे जवाब दे रहा हो। आसपास के मच्छरों की आंखों में उदासी और भी बढ़ गई। उन सब ने वैंग लिन को वहशी नजर से देखा। वैंग लिन की आंखें रोशन हुईं जब वो खड़ा हुआ और उसकी ओरिजिन सोल से बिजली फैल गई। इस लम्हे वो बिजली से घिरा हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से बिजली निकल रही हो जब उसने सर्द महरी से मच्छरों को देखा। वैंग लिन का मूड महसूस करते हुए उसके नीचे मौजूद मच्छर ने फौरन एक तेज चीख मारी। इसने एक ताकतवर दबाव पैदा किया जिसने आसपास के मच्छरों को आहिस्ता आहिस्ता बिखरने पर मजबूर कर दिया। वैंग लिन ने एक बैग ऑफ होल्डिंग निकाला, एक रास्ता खोला और आसपास के मच्छरों को देखा। मच्छरों का झुंड मुकम्मल तौर पर खामोश था। काफी देर बाद उनमें से एक फौरन बाहर उड़ा, ग्रे रोशनी की एक लकीर में बदल गया और बैग ऑफ होल्डिंग में दाखिल हो गया। उसके बाद दूसरे मच्छर भी पीछे गए। ताहम तमाम मच्छरों ने बैग ऑफ होल्डिंग में दाखिल होने का इंतखाब नहीं किया। तकरीबन 2/3 ने खामोश रहने का फैसला किया। उन्होंने खामोशी से वैंग लिन और अपने बादशाह को उफुक पर गायब होते देखा।
काफी देर बाद उन सब ने उदासी से भरी चीखें मारी, फिर मच्छरों के जिस्म एक एक करके टूट गए। उन सब ने अपने ही दिलों को तबाह करने और टाइड अबिस के दाखिली रास्ते में गिरने का फैसला किया। फासले पर वैंगलिन के मस्कीटो बीस्ट का जिस्म लर्जा और वो आहिस्ता से टाइड अबिस की सिमत देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें भी उदासी से भरी हुई थी। वैंगलिन ने एक आह भरी और मच्छर के सर पर हाथ फेरा। मस्कीटो बीस्ट की अपनी समझ के साथ अब वो समझ गया था कि जब तक मच्छर बच्चा न हो उसे कभी सिखाया नहीं जा सकता। जो बैग में दाखिल हुए वो सब अभी बच्चे थे, और जिन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया वो सब बालिग थे। मस्कीटो बीस्ट्स की दुनिया में अगर उनका बादशाह उन्हें छोड़ दे तो वो सिर्फ मर सकते हैं जब तक कि कोई नया बादशाह नमूदार न हो जाए। वैंगलिन मच्छर की उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके जिस्म से कूदा और उसे बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख दिया। उसे अपने कई सौ साथियों और थंडर टोड के साथ रहने देने से ही वो आहिस्ता आहिस्ता उदासी से ठीक हो सकता था। वैंगलिन हवा में तैरता रहा। जब उसने नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखा, उसे आसमान देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद वैंगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक क्रिस्टल उसके हाथ में नमूदार हुआ। उसकी डिवाइन सेंस क्रिस्टल में दाखिल हुई और इसने फौरन एक सुनहरी रोशनी छोड़ना शुरू कर दिया। रोशनी ने उसे घेर लिया और जल्द ही रोशनी वैंगलिन समेत गायब हो गई। जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो वो पहले ही केव के अंदर था। बाकी मानदा रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और वो बुरबुराया, अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तमाम रिस्ट्रिक्शंस तोड़ दूंगा और इस केव का राज खोलूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ ने केव को सील करने के लिए एक सील बनाई। फिर उसने ट्रांसफर एरे को तबाह कर दिया ताकि कोई और इस केव में दाखिल ना हो सके, यहाँ तक कि ब्लड एंसेस्टर भी दाखिल नहीं हो सकेगा। ये करने के बाद वैंगलिन ने केव को बामानी नजर से देखा। केव स्पिरिट एंट्रेंस पर नमूदार हुआ, लेकिन उसने सिर्फ वैंगलिन को देखा और कुछ नहीं कहा। वैंगलिन हाथ में क्रिस्टल लिए मुड़ा और चला गया। वैंगलिन स्काई डीमन कंट्री में सोल रिफाइनिंग ट्राइब के बाहर नमूदार हुआ। ट्राइब के लोग एक लम्हे के लिए चौंके, लेकिन फिर उन्होंने फौरन खुशी से चीखना और झुकना शुरू कर दिया। वैंगलिन ने ट्राइब के जरिए जमा किए गए तमाम सोल फ्रैगमेंट्स जमा नहीं किए, बल्कि 13 और ओयांग हुआ को बुलाया। कुछ अहकामात और कल्टीवेशन के तरीके छोड़ने के बाद उसने 13 को जाइंट डीमन क्लैन कल्टीवेशन मेथड का आखिरी निस्फ भी सिखाया। इसके बाद उसने ट्राइब छोड़ दिया। जिस लम्हे वो गया, 13 जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और वैंगलिन की तरफ कई बार सजदा किया। ओयांग हुआ ने भी यही किया और उनकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। अगरचे वैंगलिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें एहसास था कि इस जिंदगी में उनका उससे दोबारा मिलना मुश्किल होगा। स्काई डीमन सिटी में डीमन जनरल की हवेली के अंदर शी शाओ लोटस पोजीशन में बैठा था। उसके पास चेन ताओ भी कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन सालों के इलाज और दवाओं के बाद मिड स्टेज ऑफ असेंडेंट तक बहाल हो चुकी थी। उसने थोड़ी तरक्की भी की थी। अगरचे अभी लेट स्टेज ऑफ असेंडेंट से कुछ फासले पर था, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर बाद शी शाओ ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें रोशन हो गईं। चेन ताओ ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक गहरी नजर थी। शी शाओ ने पुरसुकून लहजे में कहा, चेन ताओ, कल मैं डीमन एम्परर के पास जाऊंगा और तुम्हारी डीमन जनरल के तौर पर सिफारिश करूंगा। फिर तुम ड्रैगन लेक में कल्टीवेशन के लिए जा सकते हो। अगरचे ये असली विरासत नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। चेन ताओ ने जवाब दिया, कल मुझे तुम्हें वाइस कमांडर इन चीफ कहना पड़ेगा। शी शाओ ने एक मगरूर मुस्कुराहट दिखाई और कहा, ये ओहदा 100 साल पहले ही मेरा होना चाहिए था। मो लिहाई ने इसे घटिया तरीकों से मुझसे चुराया था। अगर वो घटिया वैंगलिन ना होता तो मो लिहाई की क्या औकात थी। चेन ताओ ने शी शाओ को देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, वैंगलिन मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। शी शाओ ने अपनी भवें उठाई और सर्द महरी से मुस्कुराया, फायर डीमन कंट्री के साथ जंग के दौरान तुम्हारा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहाँ था? उसने जंग के आखिर में सबका फायदा उठाया और हमारा क्रेडिट ले लिया। अगरचे उसने लॉर्ड एंशिएंट डीमन की मदद की, लेकिन उसने हम सबको शर्मिंदा किया। इसके अलावा वो शख्स कई सालों से लापता है। मुझे डर है कि उसकी हड्डियां भी नहीं मिल सकती। तुम उसे अपने जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर के तौर पर याद रखते हो, लेकिन मुझे डर है कि वो अब तुम्हें अपने सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर के तौर पर याद नहीं रखता। चेन ताओ खामोशी से सोचने लगा। शी शाओ की आंखों में तंज की झलक दिखाई दी और उसने कहा, उसे घटिया कहना मेरा अच्छापन है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे खुद मार दूंगा और उसे बताऊंगा कि एक कल्टीवेटर को कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? खला से एक सर्द आवाज आई। शी शाओ चौंका, लेकिन उसका एक्सप्रेशन फौरन उदास हो गया और वो चिल्लाया,
कौन इतना पुरस्कार बनने की जुर्रत करता है? इस जनरल के सामने आओ। चेन ताओ की आंखें रोशन हो गईं और आसमान को घूरने लगे। उसने आसमान में सिर्फ एक काला साया नमूदार होते देखा। उसके पीछे गोल चांद था और वो चांदनी के नीचे तेजी से करीब आया। उसके जिस्म से बिजली की कड़कती हुई लकीरें निकल रही थीं। ये बहुत हैरानकुन मंजर था। तुम तुम वैंगलिन हो। चेन ताओ की आंखें तंग हो गईं जब उसने साये की शनाख्त पहचानी। तुम में वाकई हिम्मत है जो मेरी हवेली में घुसने की जुर्रत करते हो। फौरन 3 सांसों के वक्त में निकलो वरना मर जाओ। शी श्याओ की नज़र सर्द थी और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। हाल ही के सालों में उसकी कल्टीवेशन में तेजी आई थी। वो अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर के बराबर था और उसका जिस्म डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। वैंगलिन जमीन पर उतरा। उसने पुरसुकून तरीके से शी श्याओ को देखा और आहिस्ता से कहा, मैंने माजी में किसी से तुम्हारी जान लेने का वादा किया था। आज मैं यहाँ उस वादे को पूरा करने आया हूँ। शी श्याओ की आंखों से किलिंग इंटेंट फट पड़ा और उसने हमला कर दिया। वो एक साये में बदल गया और सीधा वैंगलिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो हिला, उसके हाथ ने एक सील बनाई और वो स्पेल इस्तेमाल करने ही वाला था। वैंगलिन का जिस्म नहीं हिला, लेकिन चांदनी के नीचे उसके पीछे का साया फौरन वहशी हो गया। ये अचानक जमीन से बाहर निकला और एक पल में शी श्याओ के पास से गुजर गया। चेन ताओ का एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, वो साया जो शी श्याओ के पास से गुजरा था, उसने एक वहशी नजर दिखाई। इस नजर के तहत चेन ताओ का जिस्म लरजा, उसकी ओरिजिन सोल सुकड़ी और वो मुकम्मल तौर पर रुक गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। यिन और यांग स्टेज। चेन ताओ की आंखें खौफ से भरी हुई थीं। काला साया वैंगलिन के पास वापस आया और वापस साये में बदल गया। शी श्याओ अपनी आंखें खुली रखे हुए गिर गया। उसकी आंखों में अभी भी किलिंग इंटेंट था, लेकिन उसकी जिंदगी और उसके बारे में हर चीज पहले ही तबाह हो चुकी थी। वैंगलिन मुड़ा और चला गया। चांदनी के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे वो चांद पर कदम रख रहा हो। उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसके बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे जब वो दूर और दूर उड़ गया। मास्टर से मोहतात रहना। वैंगलिन की आवाज चेन ताओ के कानों में गूंजी। वो काफी देर तक आसमान को घूरता रहा और बेजुबान रह गया। वैंगलिन के तमाम मामलात जिनसे उसे निमटना था मुकम्मल करने के बाद वो टाइड अबिस के दाखिली रास्ते के बाहर नमूदार हुआ। उसने आसमान की तरफ देखने के लिए सर उठाने से पहले जमीन को देखने के लिए मुड़ा। उसकी नज़र ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को चीर गई हो और ऊपर चढ़ती रही, यहाँ तक कि आखिरकार इसने इस जमीन को चीर दिया और ईस्ट डीमन सी तक पहुंच गई। ईस्ट डीमन सी के गेट के बाहर ऑल सियर, लिंग त्याहो, ब्लड एंसेस्टर और 7-8 एल्डर्स वहां खड़े थे। हर कोई लिंग त्याहो के गेट खोलने का इंतजार कर रहा था कि ऑल सियर अचानक चीखे। उन्होंने डीमन स्पिरिट लैंड के गेट की तरफ देखा और उनकी भवें तंग हो गईं। वो तयशुदा वक्त से कई दहाइयों पहले डीमन स्पिरिट लैंड में दाखिल होने वाले थे। इसकी वजह ये थी कि 10 साल पहले ऑल सियर को अचानक इंतहाई घबराहट महसूस हुई थी। उन्होंने 10,000 सालों में ऐसा एहसास नहीं किया था। ये एहसास डीमन स्पिरिट लैंड से आया था। ये उस निशान से आया था जो उन्होंने वैंगलिन नाम के एक डिसाइपल पर छोड़ा था। उस लम्हे वो निशान जबरदस्ती हटा दिया गया था। ये पहली बार नहीं था कि कोई निशान हटाया गया हो। बहुत अरसा पहले सुन नाम का एक डिसाइपल था जो ये करने में भी कामयाब हुआ था। बेचैन जहन वाला शख्स सिर्फ ऑल सियर नहीं था। इस शख्स की बेचैनी उसकी बेटी याओ सीशुक से आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसके दिल में और भी बेचैनी महसूस हुई। जब लोग उसकी कल्टीवेशन लेवल पर होते हैं तो इस किस्म की बेचैनी बिना किसी वजह के नहीं आती। यही वजह थी कि जब ऑल सियर ने जल्दी दाखिल होने की तजवीज़ दी तो वो राजी होने वाला पहला शख्स था। याओ सीशुक उसकी अकेली बेटी थी और उसका अकेला खानदान था। इस बेटी के लिए वो हर चीज को नजरअंदाज कर देगा। इसी तरह लिंग त्याहो का दिल उदास था। 12 स्वॉर्ड्स में से 9 की लाइफ लैंप्स बुझ चुकी थीं। लिंग त्याहो ने अपना गुस्सा छुपाया और डीमन स्पिरिट लैंड में दाखिल होने की तैयारी की। वो ग्रीड से मुकम्मल तौर पर पूछगिछ करने वाले थे कि क्या हुआ। वो तीनों नहीं जानते थे कि जिस चीज की वजह से तीनों ताकतवर कल्टीवेटर्स परेशान थे, वो सब एक ही शख्स से आए थे। लिंग त्याहो की हथेली नीचे दबी और डीमन स्पिरिट लैंड का गेट खोल दिया। फिर उन्होंने अपनी आस्तीनें लहराईं और अंदर कदम रखा।